उसको कवर किया। और कल मैंने आपको बताने की कोशिश की कि और अच्छी तरह समझा भी दिया कि कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो कौन होता है। उसके बाद मैंने आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की थी कि मैं वन बाय वन एजेंडा आइटम्स के ऊपर डिटेल के ऊपर बात कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको समझाया कि कंपनी की मीटिंग्स कितनी टाइप्स की होती हैं और उन मीटिंग्स में कौन कौन सी बातें होती हैं। पहले मैंने आपको ये भी कवर करवा दिया कि जो मीटिंग में डिस्कशन होनी है वो दो तरह की होनी है, एक होगी ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होगा स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस में मैंने आपको कवर करवाया कि ऑडिटर्स जो है ये कंपनी का एक ऑर्डिनरी बिजनेस है। उसकी सिलेक्शन, उसकी अपॉइंटमेंट, वो सारा कुछ हमने कल के 2 लेक्चर में डिस्कस किया। आज हमारे पास एक और ऑर्डिनरी बिजनेस है जिसके बारे में हमको क्लियर करना है कि नोटिस में लिखा होता है कि डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि ये जो आने वाला साल है इसमें हमारी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी रही है, तो डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि डायरेक्टर्स जो है आप लोगों को डिविडेंड जो है वो पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो नोटिस में बात लिखी हुई थी, तो उसके ऊपर हमने अब ये देखना है कि डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड की कितनी इकसाम है। लॉ में डिविडेंड को कहाँ से हमने अनाउंस करवाना होता है और इसकी पेमेंट कौन करता है और क्या तरीकाकार है, हमने सब कुछ अब यहाँ पर डिस्कस करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, डिविडेंड्स। डिविडेंड जो है 2 किस्म का होता है, आपने पहले भी नाम सुना होगा। डिविडेंड जो है वो 2 किस्म का होता है, एक फाइनल डिविडेंड और एक इंटरम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कौन सा डिविडेंड? पहली बात हो जाए कि डिविडेंड होता क्या है। देखिए, कंपनी में जब शेयर होल्डर्स पैसे लगाते हैं तो वो कंपनी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कंपनी जब अपना पर्पस पूरा कर ले, जिस पर्पस के लिए कंपनी बनी थी। लेट्स सपोज शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है शेयर होल्डर्स कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये कंपनी इस इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस करेगी, वही बिजनेस जिस बिजनेस के लिए इस कंपनी में पैसे लगाए गए हैं वो बिजनेस करेगी, उस बिजनेस को करने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा, जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा, शेयर होल्डर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये सोचते हैं कि वो प्रॉफिट हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जब हमने शेयर होल्डर को करना है तो इसी प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, पहले बात पता होनी चाहिए डिविडेंड होता क्या है। मैंने समझाया कि जब शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पास एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इन फ्यूचर जब भी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी उसके पास इतने प्रॉफिट्स हो जाएंगे कि उसको लगेगा कि अब पैसा जो है ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो उसी बिजनेस का प्रॉफिट, जिस बिजनेस के लिए कंपनी बनी है, तो उसी बिजनेस का प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम इसको नाम देते हैं डिविडेंड का। फिर डिविडेंड जो है ये 2 किस्म का होता है, एक डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड और एक डिविडेंड होता है इंटरम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या? ऐसा डिविडेंड, अब जरा ध्यान से सुनना है, फाइनल डिविडेंड होता क्या है। फाइनल डिविडेंड मींस ऐसा डिविडेंड जिसको डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे,
जिसको डायरेक्टर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद सेक्रेटरी को बोलेंगे कि ये नोटिस में लिख दो, हम रेकमेंड कर रहे हैं, हम प्रपोज कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को कि वो मीटिंग में आए और इस डिविडेंड के ऊपर बात करें। ऐसा हर वो डिविडेंड जो कि एजीएम के नोटिस में लिखा जाता है वो फाइनल डिविडेंड होता है। ये मैंने बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन सिखाई है आपको। फाइनल डिविडेंड कौन सा डिविडेंड? ऐसा डिविडेंड जो कि कंपनी अपने एजीएम के नोटिस में लिखती है, ऐसा कोई भी डिविडेंड जो होता है वो फाइनल डिविडेंड होता है। फाइनल डिविडेंड की रिकमेंडेशन डायरेक्टर्स करते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि डायरेक्टर्स जो हैं वो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इन्होंने बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया कि कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, अब हमें डिविडेंड जो है वो अनाउंस करना चाहिए। ठीक है, तो इन डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड किया कि हम जो है हर शेयर के ऊपर 2 रुपए का डिविडेंड देंगे, 2 पर शेयर, 2 पर शेयर का डिविडेंड देंगे। इन्होंने अपनी मीटिंग में डिसाइड कर लिया। इसके बाद ये डिसीजन जो है सेक्रेटरी जो है कंपनी का, वो एक नोटिस बनाएगा, नोटिस बना के शेयर होल्डर्स को भेज देगा और उनको इनवाइट करेगा, बताएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं हर एक को 2 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, जितने आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसके पास 100 शेयर्स हैं, तो इसको कितने का डिविडेंड मिलेगा? सिंपली 200 रुपए का इसको डिविडेंड मिलेगा। ये नोटिस कह रहा है। अब ये वाले जो शेयर होल्डर्स हैं ये नोटिस पढ़ के मीटिंग में आएंगे, मीटिंग में आके इसी बात एजेंडे की बात, जो एजेंडा है इसके ऊपर बात करेंगे कि डिविडेंड आपने कहा था, डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया था, डिविडेंड डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि हर शेयर होल्डर को 2 रुपए का पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। अब जितने भी शेयर होल्डर्स आएंगे ये एजेंडे की लाइन इन सब के सामने पड़ी जाएगी। लॉ ने कहा इन शेयर होल्डर्स का इख्तियार है कि जितनी अमाउंट डायरेक्टर ने रिकमेंड कर दी है, डायरेक्टर्स ने 2 रुपए रिकमेंड किए थे, इसको एक्सेप्ट कर लें, इसको रिजेक्ट कर लें या इसको रिड्यूस करके एक्सेप्ट कर लें। 3 बातें मैंने कही। लॉ कहता है जब भी एक नोटिस में डिविडेंड की लाइन लिख के भेज दी जाती है और शेयर होल्डर्स जब मीटिंग में आ जाते हैं और उनके सामने एजेंडा आइटम पड़ी जाती है, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो मीटिंग में या तो उस डिविडेंड को एक्सेप्ट कर लें थ्रू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या उस एजेंडा आइटम को रिजेक्ट कर दें थ्रू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या अल्लाह ने एक और इख्तियार दे दिया यहाँ पे कि आप इस अमाउंट को चेंज कर लो, रिड्यूस करके एक्सेप्ट कर लो। शेयर होल्डर्स अगर आपस में मुत्तफिक हों कि 2 रुपए का डिविडेंड पर शेयर नहीं, हम चाहते हैं कि अभी 1 रुपी पर शेयर डिविडेंड हो, तो लॉ कहता है आपकी मर्जी करें एक्सेप्ट इसे। लेकिन आपने ये बात नहीं करनी कि डायरेक्टर्स ने 2 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया, हम चलो 3 रुपए मांग रहे हैं, 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड होना चाहिए। तो लॉ ने इस बात से मना कर दिया। अब सारी डिस्कशन की जो समरी है वो ये है कि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिविडेंड रेकमेंड करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि हम रिकमेंड करते हैं कि 2 रुपए पर शेयर का डिविडेंड होगा। सेक्रेटरी वही बात लिख के नोटिस के थ्रू सर्कुलेट कर देता है कि ऑर्डिनरी बिजनेस आपने मीटिंग में आकर डिस्कस करना है और इसके ऊपर अपनी ओपिनियन देनी है, आपने डिसीजन लेना है।
फिर लॉ ने कहा ये सब लोग जब आएंगे मीटिंग में या तो इसको एक्सेप्ट करेंगे या इसको रिजेक्ट करेंगे या कुछ कम अमाउंट का डिविडेंड आपस में डिसाइड करके एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, लेकिन इस अमाउंट को बढ़ा नहीं सकते शेयर होल्डर्स, ये इनका इख्तियार नहीं है। तो बच्चों ये होता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड। मेरी आवाज आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? एक मिनट। बच्चों वॉइस का मसला है किसी को? हेलो? ठीक है यार, वॉइस क्लियर है। सॉरी, चले बस करें। पता क्या, मेरे पास 2-3 मैसेज आए थे, वॉइस का मसला है। चले मैं स्टार्ट करता हूँ वहीं से। ओके ओके, ठीक है। इररेलेवेंट मैसेज जो है ना, अब वो टाइप ना करें। कोशिश करें कि ये जो वॉइस वाले मैसेज हैं खुद ही अपने रिमूव कर दें और जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो लिखें, ताकि जब मैं क्वेश्चन की तरफ आऊँ तो मैं उसके प्रॉपर जो है आंसर आसानी से दे सकूँ। तो ये था हमारा फाइनल डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड क्या है? फाइनल डिविडेंड तो समझ आ गया कि ऐसा डिविडेंड जो कि एजेंडा आइटम में लिखा होगा। आसान वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया और आपको समझ भी आ गई कि ऐसा डिविडेंड जो कि नोटिस ऑफ द मीटिंग में लिखा होता है उसको फाइनल डिविडेंड, इन शॉर्ट फाइनल डिविडेंड कह देते हैं। और उसका प्रोसेस क्या होता है मैंने आपको क्लियर करवा दिया। इंटरम डिविडेंड क्या है? देखिए, इंटरम रिजल्ट्स जब डायरेक्टर आपस में डिस्कस करते हैं, इंटरम रिजल्ट्स का मतलब कि क्वार्टरली अगर वो रिजल्ट्स को डिस्कस करें और उनको फील हो कि कंपनी इतने प्रॉफिट्स में है कि ये डिविडेंड हमें अनाउंस कर देना चाहिए, तो इंटरम डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में अनाउंस कर देते हैं कि अभी साल तो पूरा नहीं हुआ लेकिन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया जाए। और याद रखें, इंटरम डिविडेंड की एडजस्टमेंट होती है फाइनल डिविडेंड में से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंटरम डिविडेंड भी दिया जाए और फाइनल डिविडेंड भी दिया जाए। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन इंटरम डिविडेंड क्या है कि अगर एजीएम के अलावा, एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी एक मीटिंग करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग करें और उनमें उनको फील हो कि हमने इतनी परफॉर्मेंस कर ली है कि हम जो है कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के इन्वेस्टर्स, कंपनी के ओनर्स उनको डिविडेंड दे सकते हैं, तो लॉ ने इनको परमिट किया हुआ है कि आप इंटरम डिविडेंड भी अनाउंस कर सकते हैं। याद रहे, इंटरम डिविडेंड में सोल डिसीजन मेकिंग पावर डायरेक्टर्स की है। डायरेक्टर्स जितना सोचेंगे, जितना उनको बेटर लगेगा, क्योंकि वो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं, उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं और कितनी प्रॉफिट्स कमाने हैं। तो इंटरम डिविडेंड की सोल डिसीजन मेकिंग पावर डायरेक्टर्स के पास है। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी मीटिंग में इंटरम डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात रखें याद कि इंटरम डिविडेंड जो होता है उसकी एडजस्टमेंट हमेशा फाइनल डिविडेंड से होती है। इंटरम डिविडेंड की एडजस्टमेंट फाइनल डिविडेंड से होती है। लेट्स सपोज अगर फाइनल डिविडेंड अनाउंस हुआ ना 1,000 रुपया, फाइनल डिविडेंड अनाउंस हुआ 1,000 रुपया और इंटरम डिविडेंड के थ्रू डायरेक्टर्स पहले 200 रुपया पे कर चुके, 300 रुपया पे कर चुके और 100 रुपया पे कर चुके।
तो इस शेयर होल्डर को फाइनल डिविडेंड की अनाउंसमेंट पे 1000 नहीं मिलेगा। ये वाले पहले पैसे जो पे कर दिए गए हैं, पहले इनकी एडजस्टमेंट होगी। डायरेक्टर्स बोलेंगे पूरे साल में हमने आपको पैसे दिए हैं। फाइनल डिविडेंड तो मीटिंग ने अनाउंस कर दिया, साल के एंड पे आके फाइनल डिविडेंड अनाउंस हो गया 1000 रुपया, लेकिन पूरे साल भी तो आपको पैसे पे करते रहे हैं। अब हम ये वाले पैसे इंटरम डिविडेंड के फाइनल डिविडेंड में से एडजस्ट करके ही आपको कुछ पैसे देंगे। तो इसका मतलब ऐसा शेयर होल्डर जिसने इंटरम डिविडेंड के थ्रू 500-600 रुपया ले लिया है, अब उसे फाइनल डिविडेंड की जब उसकी अनाउंसमेंट हुई, उसके हक में 1000 रुपया आया, तो उसकी एडजस्टमेंट होगी कि 600 तो पहले इंटरम के थ्रू पे कर चुके हैं, अब फाइनलाइज कर दिया हमने कि 400 रुपया इसका बाकी है, इसको दे दो। बच्चों समझ आई? फाइनल डिविडेंड ऐसा डिविडेंड जो कि मीटिंग आके अनाउंस करती है। इंटरम डिविडेंड ऐसा डिविडेंड जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में अनाउंस कर देते हैं। तो जितना अब हमने आगे प्रोविजंस पढ़नी है, ये है फाइनल डिविडेंड की, कि फाइनल डिविडेंड हम कैसे अनाउंस करते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, और वो कौन से प्रॉफिट्स होते हैं ऐसे जिसमें से फाइनल डिविडेंड अनाउंस करना है। हमने क्यों बात करनी है फाइनल डिविडेंड की? यार हमने मीटिंग का एक टॉपिक पढ़ा है, उसमें हमारी एजेंडा आइटम आ गई थी एक फाइनल डिविडेंड की। तो लॉ ने जितनी भी प्रोविजंस है एक दो फाइनल डिविडेंड के ऊपर वो बता दी कि इन बच्चों को बता दो कि फाइनल डिविडेंड होता क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी फाइनल डिविडेंड की और इंटरम डिविडेंड की। रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब लॉ जो है आपको समझाने जा रहा है कि डिविडेंड होता क्या है असल में, ये डिविडेंड आपने कहां से पे करना है, डिविडेंड होता क्या है। Restriction on declaration of dividend. A company in general meeting may declare dividend, but no dividend shall exceed the amount recommended by the board of directors. लॉ ने बता दिया कि कंपनी का इख्तियार है कि मीटिंग में डिविडेंड को डिक्लेयर फाइनलाइज कर दे, एजेंडा आइटम को फाइनलाइज कर दे, लेकिन लॉ कहता है इनको कभी ये इख्तियार नहीं दिया कि उस अमाउंट से बढ़ जाएं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड की है। यहाँ एक सेंस बनती है बच्चों कि ज्यादा पता बिजनेस का उस बंदे को है जो पर्सन इस बिजनेस की डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व है, ना कि उन लोगों को है जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो इसीलिए लॉ ने इन लोगों को इख्तियार दिया कि आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डे टू डे बिजनेस को डील कर रहे हैं, बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। आपके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि आपको पता होगा कि कंपनी इन प्रॉफिट्स है या नहीं है। देखिए लाजमी नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर साल डिविडेंड अनाउंस करे। डिविडेंड की अनाउंसमेंट कि डिविडेंड रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ एक बार इन्होंने रिकमेंड कर दिया फिर डिविडेंड जो है इनको देना पड़ता है। ठीक है, तो लॉ ने बताया कि जब भी डायरेक्टर डिविडेंड को अनाउंस करेगा, रिकमेंड करेगा, तो आप लोग क्या करेंगे मीटिंग वालों, आप आके उस डिविडेंड को एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट कर लो, रिड्यूस कर लो, पर उस अमाउंट से ऊपर नहीं जाना जो उन्होंने रिकमेंड कर दिया, जो उन लोगों ने आपको बता दिया। फिर एक और अच्छी बात सुन लो, कंपनी एक्ट ने कहा नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड आर पेड बाय अ कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी मेड फ्रॉम। ये बात करें इससे पहले एक बात सुन लो, डिविडेंड मस्ट बी पेड थ्रू आउट द ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। Dividend must be paid only through the ordinary profits of the company। ये मैंने बात की है ordinary profits की। देखिए कंपनी का अगर बिजनेस है, कंपनी अगर बनी थी राइस ट्रेडिंग के लिए, कंपनी अगर बनी थी राइस ट्रेडिंग के लिए, तो कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाने हैं ना इन चावलों की बोरियों को बेच के,
उन प्रॉफिट्स में से लॉ कहता है तुमने डिविडेंड अनाउंस करना है। ठीक है, पहली बात याद रख लो कि जिस पर्पस के लिए कंपनी बनी हो ना, उसी पर्पस से लॉ कहता है पैसा कमाओ। फिर उसी पर्पस से अगर तुम्हारे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि तुम्हें फील हो कि ये पैसा अब शेयर होल्डर्स को दे देना चाहिए इन द शेप ऑफ रिटर्न, तो लॉ कहता है तुम डिविडेंड अनाउंस करोगे। पहली बात याद रख लेना, डिविडेंड डिविडेंड मस्ट बी पेड आउट, डिविडेंड मस्ट बी पेड फ्रॉम, dividend must be paid from ordinary profits of the company। ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स कहां से आते हैं सर? ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स आते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस को परफॉर्म करने से। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस वही बिजनेस जिस पर्पस के लिए कंपनी बनी थी, जिस पर्पस के लिए कंपनी को बनाया गया था। तो लॉ ने कहा कि अगर उसी पर्पस से पैसे कमाए गए हैं ना, तो वहां से तुमने डिविडेंड अनाउंस करना है। फिर लॉ ने खबरदार किया कंपनियों को कि खबरदार इनके अलावा तुमने कहीं और प्रॉफिट कमाया, कहीं और से प्रॉफिट कमाया और उसमें से डिविडेंड अनाउंस किया। लेट्स सपोज एक कंपनी में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था, उस कंपनी ने क्या किया, उसकी 2-3 अंडरटेकिंग्स हैं, उसके 2-3 ब्रांचेज हैं। कंपनी की एक ब्रांच थी, वो सक्सेसफुल नहीं रही, कंपनी ने उस ब्रांच को बेच दिया। कंपनी ने इसके प्लांट एंड मशीनरी सब के सब बेच दिए। और हमें पता है अकाउंटिंग गेन होता है, प्लांट को बेचें, कार को बेचें, मशीन को बेचें, गेन एंड लॉस होता है। तो कंपनी ने कहा, कंपनी एक्ट ने कहा खबरदार अगर तुमने इनमें से कोई डिविडेंड अनाउंस किया, डिविडेंड की शर्त है कि सिर्फ वही सच्चे प्रॉफिट होने चाहिए जिनके लिए तुमने कंपनी को बनाया था। हाँ, ये वाले काम नहीं करने के, लोगों की इन्वेस्टमेंट है फिर तुम अपनी ब्रांच ओपन करो, फिर तुम उसके प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग बेचो और उनमें से मुनाफा कमाओ और फिर इन लोगों को आप दावत दो कि आज प्रॉफिट हो गया तुम्हें डिविडेंड दे। ऐसे कामों से मना कर दिया गया। फिर कंपनी एक्ट ने कहा कि डिविडेंड आप इन्वेस्टमेंट गेन से भी नहीं दे सकते, अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट की है और आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के जरिए उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा लिया है, अपने प्रॉफिट्स में एक आर्टिफिशियल इंक्रीज किया है, कि आपने जब इन्वेस्टमेंट की थी किसी दूसरी कंपनी में तो उस इन्वेस्टमेंट की वर्थ थी 100 रुपया, तो अब उस इन्वेस्टमेंट की वर्थ हो गई है 2000 रुपए। तो कहता है इसकी एडजस्टमेंट अकाउंटिंग वाले क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, डेबिट कर लेते हैं अपने एसेट अकाउंट को। तो कहता है इन दैट केस भी अनरियलाइज्ड गेन से आपने डिविडेंड अनाउंस नहीं करना। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस जाता हूँ। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कि कौन कौन सी तुम लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। पहली रिस्ट्रिक्शन तो ये लगा दी शेयर होल्डर्स के ऊपर कि आपने कभी भी उस अमाउंट से ऊपर नहीं जाना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस कर दें। दूसरा पॉइंट, नो डिविडेंड शैल बी पेड बाय अ कंपनी, कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपने किसी भी ऐसे प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं देना जो आपने सेल आर डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, आपने कभी भी कंपनी की कोई प्रॉपर्टी बेच के उसमें से अगर आपको गेन हो गया तो आपने उसमें से डिविडेंड नहीं देना। Assets of a capital nature comprised in the undertaking are any of the undertaking of the company। आपकी अंडरटेकिंग जो है कंपनी की, उसके जो एसेट्स वगैरह हैं, अगर वो बेच के कोई फायदा हुआ है तो उसमें से भी कंपनी एक्ट ने डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म किया कि आपने डिविडेंड उसमें से अनाउंस नहीं करना। हाँ, अगर कंपनी का बिजनेस ही यही है, यहां पे दो बातें की बच्चों, तो ये गौर से सुनने वाली हैं।
यहाँ पे दो बातें की लॉ ने कहा कि आपने कंपनी को कहा अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच के डिविडेंड अनाउंस नहीं करना, पहली बात ये कर दी। फिर दूसरी बात ये कर दी, आपने कंपनी का कोई एसेट बेच के कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं करना, यानी कि इन दो प्रॉफिट्स में से डिविडेंड अनाउंस नहीं करना। फिर एक तीसरी बात जो कि समझने वाली है, कहता अगर कंपनी बनी ही इन दो पर्पस के लिए थी, कंपनी बनी ही इस पर्पस के लिए थी कि कंपनी एक ऐसी कंपनी है, उसका ऑब्जेक्टिव है, उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि वो जमीन परचेज करती है, लैंड परचेज करती है, लैंड परचेज करके लैंड में इनकी इन्वेस्टमेंट है, लैंड को फिर दोबारा बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। कहता है अगर इनका ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, तो कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी डिविडेंड फिर ये अनाउंस कर सकते हैं। एनी प्रॉफिट फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल से डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। बात जरा मोटी है, इसको समझना है अब दोबारा से। उसने कहा कि भाई कंपनी जो भी है ना, अपने ऑर्डिनरी प्रॉफिट, जैसे राइस ट्रेडिंग कंपनी है, चावलों को बेच के जो प्रॉफिट होगा उसमें से डिविडेंड दे। जैसे ऑयल ट्रेडिंग कंपनी है, तेल को बेच के जो प्रॉफिट होगा उसमें से डिविडेंड दे। जैसे सर्विस है, सर्विस का ऑर्डिनरी बिजनेस है शूज बेचना, शूज को बेच के जो प्रॉफिट होगा उसमें से डिविडेंड दे। जैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, ये पैकेजेस बेचती हैं, ये जो है डाटा बेचती हैं, डाटा को बेचने से जो प्रॉफिट होगा उसमें से डिविडेंड दें, इनके अलावा नहीं। हाँ, इनके अलावा ये वाली कंपनीज अगर अपनी कोई जमीन जायदाद बेच ले, कोई प्रॉपर्टी बेच दे, कोई अंडरटेकिंग कोई एसेट बेच दे, उसमें से प्रॉफिट हुआ तो नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसी कंपनी, अब सुनो, अब अगर कोई ऐसी कंपनी जिसका काम ही यही था, जिसका पर्पस ही यही था, बनते वक्त उसने बता दिया था कि हमारा पर्पस ये है कि हम लैंड परचेज करेंगे, लैंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे और बेच देंगे, तो लॉ कहता है ऐसी कंपनी जो है वो डिविडेंड अपना अनाउंस कर सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर। देखो ये नीचे बताया गया, unless the business of the company consists whether wholly or partly for selling and purchasing of any such property or asset। या कंपनी ही एक ऐसी बनी है जो उसका काम ही यही है कि ब्रांचेज परचेज करती है और उनमें काम करके ब्रांचेज को बेच देती है, एसेट्स परचेज करती है, उनको रिनोवेट करके दोबारा उन एसेट्स को बेच देती है। कहता अगर कंपनी का बिजनेस ही यही है तो कंपनी ऐसे प्रॉफिट्स में से डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। फिर एंड पे वही बात कि कोई डिविडेंड आपने अनाउंस नहीं करना किसी ऐसे गेन से जो कि अभी रियलाइज ही नहीं किया, जो आपके पास मिला ही नहीं, तो ऐसे गेन से जो आप प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करते हो, प्रॉफिट बढ़ा लेते हो अनरियलाइज्ड गेन के जरिए, तो कहता है जी ऐसे प्रॉफिट के जरिए भी आपने डिविडेंड नहीं कमाना। तो ये रिस्ट्रिक्शन थी कि डिविडेंड कहीं जो है डिक्लेयर नहीं हो सकता। ये सेक्शन था 240। होपफुली मैंने इसको अच्छी तरह आपको समझा दिया। फिर दोबारा सेक्शन नंबर 241 ने बता दिया कि ये जो तुम पैसे पकड़ के लेके जा रहे हो ना, ये तुमने कहां से लेने हैं। any dividend may be paid by the company either in cash or in kind only out of its profits। कंपनी एक्ट ने अनाउंस किया कि डिविडेंड जो है आप कैश में दें या काइंड में दें, आप चेक दें या कैश दें, और जो डिविडेंड जो है वो आपने ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स में ही देना है। और प्रॉफिट कौन से पीछे सेक्शन में डिफाइन कर दिया गया। फिर उसने कहा पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन काइंड शेल ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी हेल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। कहता है अगर डिविडेंड पैसों में नहीं ना देना तो डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स देना है, आप शेयर्स भी दे सकते हैं डिविडेंड की जगह पे। तो ये उन्होंने बताया डिविडेंड जो है मस्ट बी पेड थ्रू प्रॉफिट्स ओनली, और डिविडेंड कैश में होगा, चेक में हो या कैश पे हो। अब बात की बात है कि उसका मैनर क्या होगा, उसको पे कैसे करना है, वो अभी नहीं बताया कि हाथ में पैसे पकड़ाने हैं या बैंक में पैसे जमा करवाने, वो मैंने अभी नहीं बताया। ठीक है बच्चों,
सेक्शन नंबर 241 ने कहा कि डिविडेंड जो है वो इन कैश या इन काइंड का मतलब बाज़ दफ़ा कंपनीज जो हैं शेयर्स भी अनाउंस कर देती हैं कि आपको एक्स्ट्रा शेयर्स दे देते हैं। उसके बाद डिविडेंड नॉट टू बी पेड एक्सेप्ट टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। Any dividend declared by a company must be paid to the registered shareholder or to their order within such period and in such manner as may be specified। सेक्शन नंबर 242 ने कहा कि जितना भी डिविडेंट होगा ना, जो भी डिविडेंट हम डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेयर का मतलब डायरेक्टर ने रिकमेंड किया था, मीटिंग ने फाइनलाइज कर दिया। जब कहता है डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए ना तो जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन करो। कंपनी को कहा जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन करो और उसमें देखो किस किस शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ है। कहता है उस शेयर होल्डर को या उसकी डायरेक्शंस के ऊपर विद इन सच पीरियड, उस टाइम में, विद इन सच पीरियड का मतलब 15 दिनों में, विद इन सच पीरियड का मतलब 15 दिनों में, इन सच मैनर, उसी तरीके से जैसे बताया गया है, आप डिविडेंड की पेमेंट कर दें। डिविडेंड पेएबल कैश मे बी पेड बाय अ चेक और वारंट्स और इन एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयर होल्डर। कहता है डिविडेंड को कैसे दिया जाता है। कहता है डिविडेंड जब देते हैं ना, ये बाय कैश भी आप दे सकते हो, आप बाय चेक भी दे सकते हो, आप चेक से मिलता जुलता एक पेज भी दे सकते हो जिसे डिविडेंड वारंट्स भी कहते हैं। अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हो जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयर होल्डर एंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एज पर देयर डायरेक्शन। देखो कोई लिस्टेड कंपनी के अलावा डिविडेंड किसी मोड में भी पे कर सकते हैं, बाय कैश दे सकते हैं, बाय चेक दे सकते हैं, या डिविडेंड वारंट्स जो हैं उनके एड्रेस पे डिस्पैच कर सकते हैं, या अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी होगी, लेकिन जो लिस्टेड कंपनी होगी, लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर पैसे होंगे। अगर लिस्टेड कंपनी का केस है, मीटिंग में डिविडेंड अनाउंस हो जाता है, अगर लिस्टेड कंपनी का केस है, डिविडेंड मीटिंग में अनाउंस हो जाता है, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है विद इन 5 डेज किसी स्केजुअल बैंक में डिविडेंड का पैसा जमा करवा दे। विद इन 5 डेज किसी स्केजुअल बैंक में डिविडेंड का सारा पैसा जमा करवा दे और ये इंश्योर करे कि विद इन 15 डेज वो सारे का सारा पैसा इन सब शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। In case of listed company, any dividend payable cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder। कहता उन्हीं बैंक अकाउंट्स में पैसा भेज दे जो कि ये शेयर होल्डर्स लिस्टेड कंपनी को एक फॉर्म के जरिए बताएंगे जिसको बोलते हैं डिविडेंड मैंडेट। डिविडेंड मैंडेट एक ऐसा फॉर्म है जो शेयर होल्डर फिल करता है और लिस्टेड कंपनी को पकड़ा देता है कि ये ले मेरी सारी डिटेल्स और मेरे बैंक की डिटेल्स, जो भी डिविडेंड मैं मीटिंग में फाइनलाइज करूंगा वो जैसे लॉ ने तरीका बताया है उसके तहत मेरे अकाउंट में पहुंचा दिया जाए। ठीक है, ये होता है डिविडेंड। और डिविडेंड का मैनर ऑफ पेमेंट, इसकी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, इसके नोटिसेस आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगा। अभी तक मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी कि फाइनल डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड को रिकमेंड कौन करता है, फाइनल डिविडेंड को फाइनलाइज कौन करता है। अच्छा, डिविडेंड जो है क्या होता है, अच्छा ये कौन से प्रॉफिट्स में से देना चाहिए। क्या ये ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं कि कंपनी की जमीन बेच दो, कंपनी के एसेट बेच दो तो उनमें से प्रॉफिट हो तो उनमें से डिविडेंड दे दो।
ये सिर्फ और सिर्फ उन प्रॉफिट्स में से देना है जिन प्रॉफिट के लिए कंपनी को बनाया गया था। जिस पर्पस के लिए कंपनी को बनाया गया था ना, उसी पर्पस से अगर पैसा बचा है तो इनमें तकसीम करना है। उसके बाद लॉ ने ये बताया था कि डिविडेंड्स हरगिज आपने किसी ऐसे काम से नहीं देना जो कि सेल परचेज का हो। हाँ, अगर कंपनी का बिजनेस ही सेल परचेज का है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, तो लॉ ने कहा था कि आप डिविडेंड वहां से अनाउंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैनर ऑफ पेमेंट, डिविडेंड कैसे देना है। कहता है लिस्टेड कंपनी के अलावा जो भी कंपनी है ना, वो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को कैश में दे सकती है, वो डिविडेंड चेक के थ्रू दे सकती है, डिविडेंड वारंट्स चेक की शक्ल के कुछ डिविडेंड पे कर सकती है जो अपने बैंक में जमा करवा के इजीली पैसा ले सकते हैं। लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स जिन्होंने ये पैसे पकड़े हुए हैं, ये लिस्टेड कंपनी को एडवांस में एक फॉर्म जमा करके दे देते हैं। उस फॉर्म को कहते हैं डिविडेंड मैंडेट। वो कंपनी को दे देते हैं फिल करके, उसमें सारी डिटेल होती है बैंक की। लिस्टेड कंपनी जब भी कैश डिविडेंड अनाउंस करेगी तो किसी भी शेयर होल्डर को कैश नहीं पकड़ाएगी। लॉ ने कह दिया कि सारे की सारी लिस्टेड कंपनीज डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाएंगी। ठीक है, यहां तक मैंने मैनर ऑफ पेमेंट बता दिया। और डिविडेंड को देने के कितने डेज है, विद इन 15 डेज फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड। जब 15 डेज में वो डिविडेंड फाइनलाइज एजीएम कर देगी तो जितना जितना जिस जिस शेयर होल्डर का हक बनता हुआ उतना उतना डिविडेंड उसको पहुंचा दिया जाएगा। याद रखें, डिविडेंड सिर्फ उस बंदे को मिलेगा जिसका नाम रजिस्टर्ड में लिखा हुआ है, जो रजिस्टर्ड है एज अ शेयर होल्डर। जो रजिस्टर्ड कंपनी के शेयर होल्डर रजिस्टर में जिसका नाम लिखा हुआ है ना, सिर्फ उसको ही डिविडेंड मिलेगा। उसके एड्रेस पे जो उसने बताया हो, उसके बैंक अकाउंट में जो उसने बताया हो। ये था मैनर एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसके बाद डायरेक्टर्स को कह दिया गया, डायरेक्टर्स को कह दिया गया कि खबरदार आपने डिविडेंड को विदहेल्ड नहीं करना जब इसको कोई भी एजीएम फाइनलाइज कर दे। डायरेक्टर्स नॉट टू विदहेल्ड दैट डिक्लेयर्ड डिविडेंड। डायरेक्टर्स को उन्होंने रोक दिया कि जब आप एक अमाउंट रिकमेंड कर दें और मीटिंग वाले आके उस अमाउंट को फाइनलाइज कर दें तो आपने उस डिविडेंड को विदहेल्ड नहीं करना। अगर विदहेल्ड किया तो ये देखो क्या होने लगा है। व्हेन आर डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड, जहां पे एक डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए, फाइनलाइज हो जाए, it shall not be lawful for the directors of the company to withhold or defer its payment। इन्होंने बताया कि जब एक कंपनी डिविडेंड को फाइनलाइज कर दे तो डायरेक्टर्स जो हैं वो ना तो डिविडेंड की पेमेंट को विदहेल्ड करेंगे, अपने पास रोके रखेंगे, ना इसको डिले करेंगे, ना इसको डेफर करेंगे। एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव मैंने तुम्हें दूसरे लेक्चर में बताया था कौन होता है, सीईओ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी shall be responsible to make the payment of the dividend in the manner as provided by the law। ठीक है, लॉ ने कह दिया कि भाई जब एक डिविडेंड कंपनी फाइनलाइज कर दे तो डायरेक्टर इस ऐसे डिविडेंड को कभी भी डेफर या विदहेल्ड नहीं करेंगे। अगर विदहेल्ड किया है तो लॉ ने कहा डायरेक्टर्स के साथ साथ जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव, हम इसको थ्रेट कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि भाई तुम रिस्पॉन्सिबल होंगे। डिविडेंड क्यों नहीं पे किया, चीफ एग्जीक्यूटिव क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डे टू डे मीटिंग में, डे टू डे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
where a dividend has been declared by a company but is not paid within the period specified. जहाँ पे डिविडेंड जो है डिक्लेयर हो जाए, फाइनलाइज हो जाए, कंपनी उसको फाइनलाइज कर दे एजीएम में, एंड नॉट पेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद imprisonment for a term which may be extend to 2 years and with a fine which may extend to 5 million rupees. देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार है, कंपनी को चलाने के लिए जिम्मेदार है, उसको कहा कि अगर डिविडेंड कोई भी किसी भी अमाउंट का डिविडेंड अगर तुमने डिले किया तो तुम्हें एक सजा मिलेगी जो कि इम्प्रिजनमेंट की सूरत में हो सकती है, कैद की शक्ल में हो सकती है और अप टू 2 years की हो सकती है, और विद फाइन जो कि एक्सटेंड हो सकता है 5 मिलियन तक. चीफ एग्जीक्यूटिव shall from the day of the convention cease to hold the office of the chief executive of the company and shall not for a period of 5 years from that day be eligible to be appointed as chief executive or director of that company or any other company. फिर कह दिया कि अगर ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव को सजा हो गई ना तो वो उसी दिन अपना ऑफिस सीज कर दे, उसी दिन अपने ऑफिस से उठ जाएगा, फिर वो 5 सालों तक ना तो किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकेगा और ना किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकेगा. ये एक लीगल जो है ऑब्लिगेशन है चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर कि आपने पेमेंट ऑफ डिविडेंड टाइमली बेसिस पे करनी है, नहीं तो सजा आपको मिलेगी. बाज केसेस ऐसे होते हैं कि कंपनी डिविडेंड को विद हेल्ड कर लेती है. एक डिविडेंड जो कि एजीएम में फाइनलाइज हुआ, लॉ ने कह दिया सीधा, सख्त, कितने सख्त अल्फाज हैं लॉ के कि 5 साल की सजा जमा 5 मिलियन का फाइन होगा अगर तुमने कोई भी डिविडेंड को विद हेल्ड किया. लेकिन बाज केसेस में ना कंपनी फिर भी डिविडेंड को विद हेल्ड कर लेती है और ये कई बार रिटन एग्जाम में पूछा गया. इस बार एमसीक्यू में डिविडेंड से क्वेश्चन नहीं आया, मे भी इस बार आ जाए. जो पिछली अटेम्प्ट हुई उसमें एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन इस छोटे से चैप्टर में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है. हाँ, मेन टारगेट यहाँ से लाजमी हुआ है रिटर्न एग्जाम में, और सिनेरियो बेस्ड बन के क्वेश्चन आता रहा है रिटर्न एग्जाम में कि यार तुमको तो कंपनी एक्ट ने कहा था कि डिविडेंड विदहेल्ड नहीं करना, तो वो बताओ कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां एक कंपनी फाइनलाइज्ड डिविडेंड को, जहां एक कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड को फिर भी अपने पास रोक लेती है, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं. तो देखें, दीज आर द सर्कमस्टांसेस. अगर इनमें से कोई सर्कमस्टांसेस हो जाए तो एक अनाउंस्ड डिविडेंड जो कि फाइनलाइज्ड डिविडेंड है वो भी कंपनी अपने पास रोक लेती है. एक मिनट सर, तो प्रॉफिट, एक मिनट. अच्छा जी, पहले मैं इस बात को खत्म कर लूं, फिर इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आएंगे. ये वाली स्लाइड खत्म हो जाए. वेयर द डिविडेंड couldn't be paid by the reason of operation of any law. लॉ ने कह दिया चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है कि डिविडेंड को पे करे. हाँ, अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 काम हो गए ना तो चीफ एग्जीक्यूटिव की कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है, उसको कोई भी पकड़ नहीं सकता, सजा नहीं दे सकता. कह दिया कि अगर डिविडेंड जो है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर किसी अदालत का फैसला आ गया ना कि इस कंपनी में जितने भी इस बंदे के शेयर्स हैं वो शेयर्स, उनके ऊपर जो भी डिविडेंड वगैरह है वो आपने पे नहीं करना, तो कहता है जी कंपनी नहीं पे करेगी. वेयर द डिविडेंड ना पे कर सकें बाय द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, where a shareholder has given directions to the company, जहां एक शेयर होल्डर ने कंपनी को ना डायरेक्शंस दी थी
लेट्स सपोज बैंक अकाउंट लिख के दिया था, वेयर अ शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शंस टू द कंपनी, कंपनी को कोई डायरेक्शंस दे गया था रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, के डिविडेंड मुझे कहाँ और किस एड्रेस पे देना है, एंड दोज डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद, और वो वाली डायरेक्शंस फुलफिल ना हो सकी। जैसे लेट सपोज मैंने एग्जांपल दी कि बैंक अकाउंट लिखा था शेयर होल्डर ने, और जब डिविडेंड के पैसे क्रेडिट किए तो वो बैंक अकाउंट वो नहीं था जो उसने मेंशन किया। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि शेयर होल्डर ने जो डायरेक्शंस दी थी वो डायरेक्शंस के ऊपर अमल ना हो सका। वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव द डिविडेंड, जहां पे कहता है जी एक शेयर होल्डर के डिविडेंड के ऊपर राइट टू रिसीव का डिस्प्यूट है कि उसका डिविडेंड, लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि शेयर होल्डर है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बच गए हैं, लेकिन अभी पता नहीं चला कि किसको कितनी शेयर्स जो हैं तकसीम करने हैं और कितना डिविडेंड देना है। कहता है जहां पे ये डिस्प्यूट हो आपस में कि डिविडेंड का राइट किसको है, किसको डिविडेंड क्रेडिट करना है, तो कहता है वहां पे कंपनी ऐसे शेयर होल्डर का डिविडेंड विदहेल्ड कर लेती है। Where the dividend has been lawfully adjusted by the company against any sum due to it from the shareholder. Let's suppose अगर कंपनी ने किसी शेयर होल्डर को लोन दिया था, अब वो कंपनी उस लोन की एडजस्टमेंट करना चाह रही है, तो लॉ ने कहा कंपनी के पास इख्तियार है कि ऐसे डिविडेंड की अमाउंट को शेयर होल्डर के सम में से एडजस्ट कर लो। Where for any other reason the failure to pay the dividend or to post the warrants within the period aforesaid was not due to any default on the part of company, जहां कहता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाएं कि कंपनी की गलती नहीं थी, कंपनी की गलती की वजह से डिविडेंड डिले नहीं हुआ, सॉरी कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं थी जिसकी वजह से डिविडेंड डिले हुआ है, किसी और रीजन की वजह से कोई और सर्कमस्टांसेस आगे हैं ये हुई है, तो कहते हैं जी इन दैट केस कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं। इसके बाद वेयर द कमीशन हैज परमिटेड द कंपनी, जहां पे कमीशन कंपनी को इजाजत दे दे, कंपनी ने अप्लाई किया था कि भाई जी मैं इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना चाहती, मेरा इनके साथ कोई मसला है, जहां पे कमीशन जो है कंपनी को इजाजत दे दे कि या तो विदहेल्ड कर लो या डेफर कर लो पेमेंट, कंपनी को कोई मुश्किल आ रही है डिविडेंड क्रेडिट करने में, तो कंपनी कमीशन को लिख के इजाजत ले सकती है कि हमें इजाजत दे दे कि हम डिविडेंड की पेमेंट को थोड़ा सा विदहेल्ड कर लें या डेफर कर लें, तो ये सारा इख्तियार कमीशन को दे दिया। कमीशन जहाँ पे इख्तियार दे दे कंपनी को, वहां पे डिविडेंड को विदहेल्ड किया जा सकता है। फिर बताया कंपनी में विदहेल्ड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ अ मेंबर where the member has not provided the complete information or document as specified by the commission। फिर ये कंपनी को इख्तियार दे दिया गया कि अगर कोई शेयर होल्डर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपनी नहीं देता जो कि डिविडेंड मैंडेट में है, तो कमीशन कहता है कि आप ऐसे शेयर होल्डर का मुझसे पूछे बगैर मुझसे पूछे बगैर डिविडेंड विदहेल्ड कर लें। ठीक है, ये वो 7 सर्कमस्टांसेस थे जिनके ऊपर डिविडेंड की पेमेंट को विदहेल्ड किया जा सकता है, कंपनी किसी भी डिविडेंड को विदहेल्ड कर सकती है। अगर कमीशन से कंपनी ने इजाजत लेनी है तो वो कैसे लेगी? कमीशन कैन परमिट टू द कंपनी टू विदहेल्ड और डेफर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कमीशन कंपनी को इजाजत दे सकता है कि या तो डिविडेंड को विदहेल्ड कर लो या डेफर कर लो। इसका तरीकेकार क्या है? कंपनी एप्लीकेशन करेगी, एप्लीकेशन स्पेसिफाइड फॉर्म, स्पेसिफाइड का फॉर्म का मतलब कि एससीसीपी की साइट पे मौजूद है, उसी फॉर्म पे करेगी। विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड करेंगी।
and after providing an opportunity to the shareholder or person who may seem to be entitled to receive the dividend, और कमिश्नल हेयरिंग भी करेगा जिनको ये डिविडेंड अनाउंस करना है। तो उस पर्सनल हेयरिंग के बाद कहता है जी कमीशन जो है कंपनी को अलाउ कर देगा कि आप कोई डिविडेंड जो है विदहेल्ड कर लें। तो यहाँ तक आई थिंक सो पहले मुझे तो मैं क्वेश्चन विंडो को ओपन करने लगा हूँ, यहाँ तक मैंने करवाया। मुझे सिर्फ 2 मिनट दें ताकि मैं पानी पी लूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चंस जो हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दूँ। काइंडली राइट करें जो जो क्वेश्चन आज के लेक्चर से आपका रिलेट करता है कि फाइनल डिविडेंड क्या, इंटरम डिविडेंड क्या, इसकी डिक्लेरेशन क्या, फाइनलाइज क्या, फिर पेमेंट क्या। जी, अब मैं क्वेश्चन विंडो की तरफ आ गया हूँ, तो आपके जो क्वेश्चंस थे उनको डी करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है सर, तो वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा जो एसेट को सेल करने से आया है, वो कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लग जाएगा, वो प्रॉफिट्स कंपनी के पास रहेगा। इकरा, ये किसने पूछा था? हाँ, ये इकरा ने पूछा था। तो ये वाला जो प्रॉफिट होगा ना, ये कंपनी के पास रहेगा और कंपनी इसको अपने उसी बिजनेस में लगा देगी। अच्छा, इकरा का हो गया। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 240 का लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें। अच्छा, ये फरीहा ने कहा सेक्शन नंबर 240 का लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें। सेक्शन नंबर 240 का लास्ट पॉइंट। अच्छा, ये मैंने बताया था कि अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर आईएएस पूरा एक मौजूद है अकाउंटिंग का। इसमें क्या होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अगर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उसको इम्पैक्ट दे रहे होते हैं। वैल्यू इंक्रीज हो तो आप जो है उस प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे होते हो, तो उससे मना किया गया कि डिविडेंड आप उस इंक्रीज डिक्रीज ऐसे इंक्रीज डिक्रीज से नहीं देंगे जो कि अभी आपने रियलाइज ही नहीं करवाया। ठीक है, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दिया मैंने। इसके बाद कंपनी कैन विदहेल्ड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिपीट कर दें। अच्छा क्रिस्टोफर, कंपनी को इख्तियार दिया गया कि वो इन कामों में ना डिविडेंड जो है उनको विदहेल्ड कर सकती है, उनको अपने पास रख सकती है। जहां पे ऑपरेशन ऑफ लॉ जहां पे बता दिया गया कि अगर कोई अदालती फैसला आ गया ना और उसने मना कर दिया तो कहता जी डिविडेंड की पेमेंट नहीं करेंगे। जहां पे शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शंस दी थी कि ये डिविडेंड तुम मुझे ना देना, किसी एक अकाउंट में क्रेडिट करना, और वो डायरेक्शंस के ऊपर अमल ना हो सके, जहां डिस्प्यूट हो राइट टू रिसीव द डिविडेंड, जहां एक शेयर होल्डर है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अभी उनमें फैसला नहीं आया कि किसको कितनी अमाउंट देनी है, तो वहां पे कहता जी डिविडेंड की अमाउंट को विदहेल्ड कर लें। फिर बताया जहां डिविडेंड लॉफुली कंपनी ने एडजस्ट किया हो, कंपनी के पास कोई रीजन है कि शेयर होल्डर की कोई अमाउंट पेंडिंग है कंपनी की तरफ, तो वहां पे कह दिया कि कंपनी जो है वो डिविडेंड ना दे, अपनी अमाउंट एडजस्ट कर ले, इख्तियार दे दिया। फिर कह दिया कि जहां पे कोई एनी अदर रीजन है, कोई भी रीजन है कि कंपनी का उसमें कोई फॉल्ट नहीं है,
कोई सर्कमस्टांसिस ही ऐसे हो गए हैं कि बैंकिंग सिस्टम ही फेल हो गया, पाकिस्तान में आईटी का सिस्टम ही बैठ गया है, अमाउंट क्रेडिट ही नहीं हो रही। 15 दिन का टाइम था, लेकिन वो 15वें दिन पे अमाउंट क्रेडिट हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? कि बैंकिंग सिस्टम ही फेल हो गया। इसमें कंपनी का तो कोई कसूर नहीं ना। तो कहता है इन दैट केस भी कंपनी विदहेल्ड कर सकती है। फिर जहां पे कमीशन इजाजत दे दे कि तुम डिविडेंड को विदहेल्ड कर लो। फिर जहां पे अगर शेयर होल्डर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे जो कि कंप्लीट ना हो, बैंक अकाउंट लिखा, बैंक का कोड नहीं लिखा, या आईबीएन नंबर कंप्लीट फ्राहम नहीं किया, गलत फ्राहम किया, तो वहां पे कमीशन कहता है मुझसे भी ना पूछना, डिविडेंड की पेमेंट विदहेल्ड कर लेना। उसके बाद कमीशन जो है, कंपनी को तरीकेकार है, कंपनी किसी एससीसीपी से कैसे अप्रूवल लेगी? तो उसने बताया कि कंपनी एक एप्लीकेशन दे, एप्लीकेशन पहले से मौजूद होगी हमारे पास ऑन स्पेसिफाइड फॉर्म, का मतलब ये पहले से फॉर्म बना हुआ है इसके पास, एससीसीपी के पास। ये 15 दिनों के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे, और फिर एससीसीपी के पास इख्तियार है कि कंपनी को फैसला सुनाने से पहले उन लोगों को भी सुन ले जो इस फैसले से इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये मैंने विदहेल्ड विदहेल्डिंग ऑफ डिविडेंड जो है इसको डील किया। एंड विदाउट पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड बाय शेयर होल्डर, इट्स गिव मी वन अंडरस्टैंडिंग दैट शेयर होल्डर वांट more than their director recommended, but on the other hand law prohibits the shareholder doing so. What is the point of view rejection? अच्छा, रिजेक्शन ये भी हो सकती है कि जो शेयर होल्डर्स है उनको अभी फील हो कि कंपनी से प्रॉफिट लगा निकालना नहीं चाहिए, इसी में लगा रहना चाहिए। ठीक है, तो वो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सोल जो पावर है ना, सोल पावर है डायरेक्टर के पास यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी हमने इंशाल्लाह ये डिविडेंड के पोर्शन के बाद ना एक लंबे सफर का आगाज करना है जो कि 50-60 सेक्शंस के ऊपर मौजूद है। डिविडेंड के फौरन बाद हमारी एक नई एजेंडा आइटम आएगी डायरेक्टर्स के ऊपर। आप वहां पे देखेंगे कि डायरेक्टर्स के पास पावर्स भी हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स उनकी रिकमेंडेड अमाउंट से ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, अगर कोई इख्तलाफ है उस अमाउंट से, तुम रिजेक्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, या उससे कम एक्सेप्ट करो, उससे ऊपर ना जाओ। ये भी हो गया। कंपनी कितने ड्यूरेशन के लिए विदहेल्ड कर सकती है? देखो, जब तक उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक वो कंपनी जो है ऐसी अमाउंट को एक ऐसे फंड में जमा रखेगी जिसका नाम होगा अनपेड डिविडेंड। वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो जाए ना, तो फिर जो है एक सेक्शन है, सेक्शन ये देखो 244, इसमें है कि कब तक उसको डिविडेंड को हमने अपने पास विदहेल्ड करना और कितनी देर तक इस नोटों के बैग में उस डिविडेंड को हमने डाल के रखना है। ये देखो लिखा हुआ है वेटिंग टू बी क्लेम्ड, कि ये एक ऐसा पैसा है जो कि इंतजार कर रहा है कोई आके इसको ले ले। इसका भी एक तरीकेकार है। ये जब यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी, फिर ये सेक्शन नंबर 244 भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। अच्छा, इन केस ऑफ इंटरम डिविडेंड पेमेंट इज मोर देन फाइनल डिविडेंड, नहीं, इंटरम डिविडेंड की जो पेमेंट होती है वो हमेशा रिस्ट्रिक्टेड होती है फाइनल डिविडेंड से। ठीक है, उसकी एडजस्टमेंट हमेशा उतनी ही करते हैं। उसके बाद सर एक कंपनी डिविडेंड को कितने ड्यूरेशन के लिए, ये हो गया। उसके बाद इंटरम डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग से पे होते हैं या ऑर्डिनरी प्रॉफिट? देखिए, ऑर्डिनरी प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग क्या है? ऑर्डिनरी प्रॉफिट का मतलब वही प्रॉफिट जो कि खालस
तरीके से कमाए गए हैं उसी बिजनेस से कमाए गए हैं जिस बिजनेस के लिए कंपनी बनी थी। तो वो प्रॉफिट्स हम रिटेन्ड अर्निंग में जमा करते हैं। अब याद रखें, रिटेन्ड अर्निंग में वो सारे प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं, एसेट को बेचने से भी, रिवैल्यूएशन सरप्लस से भी सारे प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी प्रॉफिट का मतलब ये है रिटेन्ड अर्निंग से वो वाले प्रॉफिट निकालो जो कि सिर्फ इस बिजनेस से रिलेटेड है, बाकी प्रॉफिट्स जो है इसी बिजनेस में लगे रहने दो। उसके बाद सर अगर शेयर होल्डर फाइनल डिविडेंड रिजेक्ट करते हैं तो फिर आगे क्या प्रोसेस है? आगे अगर उसको रिजेक्ट कर दें तो आगे कोई प्रोसेस नहीं यार, वो रिजेक्ट हो गई, जो रेजोल्यूशन थी वो रिजेक्ट हो गई। आगे क्या प्रोसेस है? वो पैसा वही उसी कंपनी में लगा रहेगा, फिर नए साल के लिए कोई बात होगी। अच्छा जी सर, मैं कमीशन ने अगर परमिशन दे दी है तो सबका डिविडेंड विद होल्ड कर दिया जाएगा या पार्शली होल्ड होगा? अगर कमीशन ने इजाज़त दी है ना कंपनी की एप्लीकेशन पे, कंपनी चाह रही है कि मुझे 15 दिन मज़ीद दे दिए जाए कमीशन ये पैसा बांटने के लिए, तो कमीशन उसको डेट जो है वो एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन कमीशन जो है फिर भी शेयर होल्डर से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड लेगा। अच्छा, इसके बाद जे सर काइंडली रिपीट पॉइंट 5 कंपनी विद हेल्ड, ये मैंने मेरे ख्याल से पहले ही रिपीट कर दिया कि कंपनी जो है विद हेल्ड कैसे कर सकती है। और मैंने इसके ऊपर यार बैंक की एग्जांपल दी कि लिस्टेड कंपनी, लेट्स सपोज उसने डिविडेंड की पेमेंट करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल, 15वां दिन है, आज लास्ट डे है, डिविडेंड को लाजमी क्रेडिट करना है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम ही फेल हो गया और डिविडेंड की अमाउंट क्रेडिट ना हो सकी। कंपनी ने तो फंड जमा करवाए थे। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था सर। कंपनी इशू शेयर इन प्लेस ऑफ डिविडेंड, तो क्या शेयर होल्डर के पास अथॉरिटी को वो डिविडेंड ही ले? देखिए, ये रेजोल्यूशन होती है कि डिविडेंड इन कैश आ रहा है कि डिविडेंड इन शेप ऑफ शेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी जो हमने सिर्फ पढ़ना है ना वो इन शेप ऑफ कैश का पढ़ना है, इन शेप ऑफ शेयर्स का वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है जी, कंपनी कैन विद हेल्ड डिविडेंड, रिपीट कर दें, ये मैंने क्रिस्टोफर आपके लिए सारा ही रिपीट किया था सर। कमीशन परमिट की लास्ट कंडीशन का रिपीट कर दें, ये भी मैंने बता दिया कि कमीशन जब भी ये, अगर एक कंपनी ने अप्लाई किया है कि मैंने डिविडेंड को कुछ अरसे के लिए विदहेल्ड करना है, तो लास्ट पॉइंट में कहा कि आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द शेयर होल्डर, उस शेयर होल्डर को, तमाम शेयर होल्डर को या किसी खास शेयर होल्डर को जिसका डिविडेंड कंपनी चाहती है कि विदहेल्ड करना है, तो डिविडेंड उस वक्त विदहेल्ड होगा कि कंपनी अप्लाई करे, फिर कमीशन उस खास शेयर होल्डर या सारे शेयर होल्डर्स को बुला के उनसे भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले, फिर इस एप्लीकेशन के ऊपर फैसला होगा। अच्छा सर, फाइन देगा डिविडेंड टू विदहेल्ड करने पर, वो अमाउंट एससीसीपी रख लेगी? यार फाइन जितने भी होते हैं ना एससीसीपी को जमा होते हैं, हुकूमत को जाते हैं फाइन, वो शेयर होल्डर के पास नहीं जाते। सर फाइनल डिविडेंड की हेडिंग में लिखा है कि डिविडेंड की अमाउंट विद इन 30 डेज आफ्टर, पहले ये 30 दिन होती थी नुमान, ये मैंने कंफर्म भी किया अपने एक दोस्त से, तो पहले ये 30 दिन होती थी, अब जो अमेंडमेंट आई है ना अभी, ये डिविडेंड की पेमेंट विद इन 15 डेज का टाइम है। 5 डेज में अमाउंट बैंक में जमा करवानी है और 15 डेज में वो पे आउट करना है। क्लियर है सर। विद हेल्ड सेक्शन में 2 पॉइंट डिस्कस कर दें, डायरेक्शन कौन सी देंगे? लेट्स सपोज नजब, मैंने कहा कि उसने कहा था कि इसकी एग्जांपल मैंने दी थी, शेयर होल्डर ने डायरेक्शंस प्रोवाइड की थी कि जो डिविडेंड वारंट आ रहा है ना मेरे रजिस्टर्ड एड्रेस पे ना पहुंचाएं, मुझे आप किसी और जगह पहुंचा दें, मुझे आप किसी इस, मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस तो आपके पास है लेकिन मैं चाहता हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग मैं 2-3 महीना के लिए किसी और जगह पे हूँ, तो मैं आपको ये डायरेक्शन रिटर्न दे रहा हूँ कि मुझे ये कराची में डिविडेंड चाहिए। तो कंपनी ने उस डायरेक्शंस के ऊपर फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन उनसे वो डायरेक्शंस फॉलो ना हो सकी। ठीक है, तो कोई ऐसी कोई डायरेक्शन दे गया कि
कंपनी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकती, तो कहता है यहाँ भी कंपनी का कोई कसूर नहीं है नजम। अच्छा, इसके बाद क्या है, व्हाट इज स्पेसिफाइड फार्म, मैंने पहले कह दिया मुबशर। स्पेसिफाइड फार्म जहां भी एक्ट में लफज आएगा ना कि एप्लीकेशन दो, अब ये नहीं कि तुम खाली कागज लेके एप्लीकेशन लिखने बैठ जाओ, बाखिदमत जनाब ऐसी सीपी साहब मोजबाना गुजारिश है, कहता है ऐसे काम नहीं करने। स्पेसिफाइड फार्म का मतलब होता है वो वाला फार्म जो कि पहले से हमने बना दिया और तुम्हें साइट से मिल जाएगा। ठीक है, जहां भी पूरे एक्ट में ये बताएगा ना कि एप्लीकेशन करो ऑन स्पेसिफाइड फार्म करो, इसका मतलब होता है कि एप्लीकेशन दो उस फार्म के ऊपर जो कि पहले से हमने बता दिया है आपको, इसका मतलब होता है स्पेसिफाइड फार्म। अच्छा सर, 15 डेज में शेयर होल्डर की एजीएम में एक्सेप्टेंस के बाद स्टार्ट होंगे। हाँ जी, जब फाइनलाइज हो गए ना डिविडेंड, वहीं से 15 दिन स्टार्ट हो जाएंगे। सर पॉइंट 4 में विदहेल्ड डिविडेंड में हमने कहा था शेयर होल्डर का लोन एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। डिविडेंड नॉट ट्रीटेड एज डिविडेंड में बताया गया है कि लोन एडजस्ट नहीं हो सकता। देखें वो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स की जो प्रोविजन है ना जिसमें बताया डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, उस डिविडेंड को आई थिंक सो आपने ठीक नहीं पढ़ा। वहां पे बताया गया कि डिविडेंड कौन कौन सी अमाउंट होती है। वहां पे एक पॉइंट है कि लेट सपोज अगर शेयर होल्डर कहता है मुझे डिविडेंड नहीं मिला, मेरी अमाउंट एडजस्ट हो गई थी, मुझसे टैक्स ना लिया जाए, तो लॉ ने वहां पे उसको भी समझाया कि भाई डिविडेंड बाज दफा ऐसा भी होता है कि तुम्हारी अमाउंट एडजस्ट हो जाए तो डिविडेंड फिर भी गिना जाएगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो डिविडेंड की डेफिनेशन में बताया गया कि डिविडेंड क्या होता है, एक वो पैसा जो शेयर होल्डर को मिलता है। फिर उसने डिविडेंड की टाइप्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि डिविडेंड लॉफुली एडजस्ट हो जाता है, तो फिर वहां पे भी डिविडेंड ही गिना जाएगा फॉर पर्पसेस ऑफ टैक्स। अच्छा जी, क्लियर हैं सर। आपने कहा था डायरेक्टर जो है वो डिविडेंड को प्रपोज करते हैं लेकिन फाइनल आफ्टर जनरल मीटिंग में होता है, कोई शेयर होल्डर उसको प्रपोज भी कर सकता है, लेकिन जो डायरेक्टर में बता दिया उसने कम ही तो। रिजवान इतनी लंबी चौड़ी कहानी, या डिविडेंड जो है ना वो रिकमेंड डायरेक्टर्स ही करेंगे, और उसकी रीज़न मैंने रिजवान आपको बता दी कि जो बिजनेस चला रहा है उसको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि कितना प्रॉफिट अनाउंस करना चाहिए, ना कि शेयर होल्डर्स जो कि पैसा इन्वेस्ट करके अपने घरों में चले गए हैं। ठीक है, तो कोई बंदा ऐसी रेजोल्यूशन नहीं दे सकता अपनी तरफ से कि डिविडेंड की अमाउंट को बढ़ाओ। डिविडेंड की जगह एक्स्ट्रा शेयर्स लेना शेयर होल्डर की मर्जी पे होता है, ये बात का टॉपिक है। फिलहाल मैंने आपको कहा रिस्ट्रिक्टेड रहें इसी टॉपिक पे ताकि जल्दी से क्लियर करें अपना पॉइंट। सर बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दें, कमीशन ये हो गया परमिट। सर कमीशन ये भी बता दिया। उसके बाद कहना कंपनी पे डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, मना कर दिया ना उन्होंने, मना कर दिया कि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान कहाँ से डिविडेंड पे करना है, अपने ऑर्डिनरी प्रॉफिट से। जो आप बात कर रहे हैं ना प्रीमियम वगैरह से, वहाँ से इशू होते हैं बोनस शेयर। मैं अभी इनकी बात नहीं करना चाहता, अलहदा टॉपिक शुरू हो जाएगा। सर सीसीपी को देना ये भी हो गया। सर डेफर पेमेंट की परमिशन में 4th पॉइंट ये भी मैंने रिपीट कर दिया था। अगेन रिपीट सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 430 आई थिंक सो, मैंने 403 ये मैंने रिपीट कर दिया था यार ये भी, कि इकरा डायरेक्टर्स जो हैं वो डिविडेंड की पेमेंट को विदहेल्ड करने का डिसीजन नहीं लेंगे। अगर इन्होंने डिसीजन कोई लिया तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के अफेयर्स को चलाए, जो सब कुछ देख रहा है, उसको सजा मिलेगी। डिविडेंड मैंडेट एक ऐसा फॉर्म है हीरा जो कि शेयर होल्डर फिल करके कंपनी को देता है कि जब भी डिविडेंड अनाउंस होगा, ये पकड़ो मेरे बैंक की डिटेल, ये उसका एड्रेस और ये उसका आईबीएन नंबर, तुम वहाँ पे पैसे डिपॉजिट करवा देना। डिविडेंड वारंट्स का मतलब
कि बाज़ दफ़ा कंपनी, लिस्टेड कंपनी के अलावा बाज़ दफ़ा कंपनीज जो होती हैं एक ख़त लिखती हैं और उसमें एक चेक टाइप का एक चेक होता है जिसको आप डिविडेंड वारंट कहते हैं, वो आप अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। देन इट इज़ पॉसिबल टू डिक्लेयर। अच्छा, कमर क्या कह रहा है, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसी कंपनी 70% partially owned subsidiary name and at the end of reporting period received its share in form of investment income uh, up to its holding and it is possible to declare dividend from investment। देखिए यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बताई कि आपने इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड अनाउंस नहीं करना, इन्वेस्टमेंट से भी डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। हाँ, अनरियलाइज्ड गेन ना हो कि उसके ऊपर गेन कमाया ही नहीं और सोची समझी फिगर पे आपने क्रेडिट किया अपने प्रॉफिट को। क्या एक शेयर होल्डर की बैंक डिटेल एक्यूरेट ना हो तो बाकी शेयर होल्डर के नहीं जी, अगर आपका मसला है तो ये आपका मसला है, आपने क्यों अपना अकाउंट नंबर ठीक नहीं लिखा, बाकियों का बेचारों का इसमें क्या कसूर है, उनको तो पेमेंट मिलेगी ना। जैसे कि आपका पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा, आपकी अपनी गलती है, आपको ये एक नंबर आप मिस कर रही हैं, लेकिन बाकी लोग तो इफेक्ट नहीं ना होंगे आपके इस नंबर मिस से, वो अपना अपना पोर्टल जो है ओपन कर सकेंगे। पेपर में सेक्शन नंबर पूछ सकते हैं, हरगिज नहीं। पहले जब तक पहले लेक्चर की बातें, सेक्शन सिर्फ मेरे रेफरेंस के लिए और एग्जामिनर के रेफरेंस के लिए। वो तुमसे पूछेगा बच्चे मैं तुमसे ना ये क्वेश्चन फलां सेक्शन से पूछने लगा हूँ, तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग बताओ कि तुमने वहां पे क्या पढ़ा था। ठीक है, तुमने अंडरस्टैंडिंग बतानी है, तुमने सेक्शन का हवाला नहीं देना। सेक्शन मेरे रेफरेंस के लिए कि मैंने कितने सेक्शंस पढ़ा दिए। अच्छा, ये कमर का भी हो गया। शेयर होल्डर फाइनल डिविडेंड रिजेक्ट कर दें, ये भी हो गया। अच्छा सर, कंपनी अदर इनकम विच इंक्लूड्स बैंक प्रॉफिट आल्सो इंक्लूड इन द, देखिए बैंक का प्रॉफिट हो जाए, बैंक का प्रॉफिट हो जाए, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम हो जाए, वो भी आपका ऑर्डिनरी बिजनेस है। ठीक है, आपके पैसे थे आपने बैंक में रखे, कंपनी के पैसे थे बैंक में रखे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया, तो वो भी कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस है। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, अपने पर्पस को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकती है। पर्पस उसका राइस ट्रेडिंग था, उसने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, उसने बैंक में पैसे भी रखे हुए हैं। हाँ, सिर्फ उन पैसों से डिविडेंड अनाउंस नहीं करना जो कि दो पर्पस आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने ऑर्डिनरी वर्ड को डिटेल में बताया था कि ऑर्डिनरी वर्ड का मतलब क्या होता है। अच्छा सर, ओवरऑल डिविडेंड बी विदहेल्ड या डेफर्ड जी, तमाम का तमाम, सारे का सारा डिविडेंड अगर कंपनी अप्लाई करे तो विदहेल्ड भी हो सकता है और डेफर भी हो सकता है। डिविडेंड एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे उसने कहा कमीशन, हमने ना तो एससीसीपी में पढ़ना है कि एससीसीपी एप्लीकेशन को कैसे अप्रूव करेगा या फेल करेगा। उसने कहा कि कंपनी की जिम्मेदारी है कि अगर उसने विदहेल्ड करना है तो सिंपल एक एप्लीकेशन दे और स्पेसिफाइड फॉर्म पे दे, फिर कमीशन जो है उस एप्लीकेशन को देखेगा और देखेगा किन शेयर होल्डर्स के नाम हैं, उनको भी बुला के उनकी बात भी सुन लेगा। फिर डिसीजन किसने लेना है, एससीसीपी ने लेना है, वो कैसे लेगा उसकी मर्जी है। गांधी मुझे बता दें कि मुझे सोर्स डाटा कहाँ मिलेगा। मोहम्मद अनीक, आप ना एक नंबर पे मैसेज करें, आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे और आपको सारे का सारा डाटा भी मिल जाएगा। इस नंबर पे आप मैसेज कर दें, नंबर मैं लिखने लगा हूँ। ठीक है, जिसका भी नया लेक्चर है आज 656585 ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज करें, आपको ऐड कर लिया जाएगा। रिजेक्शन ऑफ ये भी टू गिव्स द अंडरस्टैंडिंग, ये भी हो गया। हाउ विल शेयर होल्डर कम टू नो अबाउट द अर्निंग पर शेयर इन केस ऑफ इंटरम डिविडेंड। अर्निंग पर शेयर्स जो होती हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बातें होती हैं। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
आपके घर पे मिलती हैं जब आपने किसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है। जब भी एक नोटिस आता है उसमें सारी फिगर्स होती हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, हमारी अर्निंग पर शेयर क्या है, मार्केट वर्थ क्या है, डायरेक्टर रिपोर्ट क्या कह रही है, ऑडिटर रिपोर्ट, सारी वो बातें वहाँ पे लिखी होती हैं भाई। अर्निंग पर शेयर वहाँ से भी पता चल जाती है। अच्छा जी, व्हाट इज कमेंसमेंट ऑफ बुक्स क्लोजर? देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ना हम एक लेक्चर पढ़ेंगे। उसामा, इसको ना अभी विदहेल्ड रखो, इस क्वेश्चन को अपने पास। कंपनी ने हर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर की ना डिटेल अपने पास रखनी होती है, और जब एजीएम की तरफ कंपनी जाने लगती है ना तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें अभी हमने पढ़नी है, फिर मैं तुम्हें वहां पे बताऊंगा कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों क्लोज की गई, कि क्यों शेयर का ट्रांसफर इस डेट पे नहीं हो सकता, क्यों कोई इंस्पेक्शन करने आया इस बुक्स ऑफ अकाउंट की तो नहीं कर सकता। तो बुक्स ऑफ अकाउंट की क्लोजर जो है ये याद अदर सेक्शन से रिलेटेड है, अभी मैं यहाँ पे डील नहीं करूंगा। ठीक है, इसको लेकिन अपने पास लिख लो, इंशाल्लाह ये पॉइंट तुम्हारा मैं रिमूव करूंगा। वो प्रॉफिट की अमाउंट पर होता है या प्रॉफिट की परसेंटेज पर? रिजवान, डिविडेंड जो होता है वो यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, कितना रिकमेंड करना है। अब मैं आपके क्वेश्चन से नहीं क्लियर कि परसेंटेज पे होता है कि अमाउंट पे होता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ के अलावा ओवरऑल विद हेल्ड की कोई कंडीशन है? ये सिर्फ 7 कंडीशन है, इनके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। अगर इनके अलावा आपने विद हेल्ड करवाना है तो कम एससीसीपी को अप्लाई करें। सर फाइनल डिविडेंड कब डिसाइड होता है, एट द एंड या स्टार्ट? देखिए, मीटिंग की कंक्लूजन जब आपने करनी है, देखिए मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई है, पिछले साल आपने काम किया, कंपनी ने काम किया, अब एक एनुअल जनरल मीटिंग बताई बुलाई है और उस मीटिंग में आपको प्रपोजल भेजा है कि आप लोगों ने आना है, डायरेक्टर कह रहे हैं इतना पैसा आप लोगों में बांट दिया जाए। तो ये किसी एंड या स्टार्ट, साल के एंड या स्टार्ट में नहीं होता, ये एजीएम पे डिस्कस होता है मामला। सर वाई लॉ डोंट अलो शेयर होल्डर टू इंक्रीज? ये मैंने बता दिया था। सर अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न की हो बावजूद डायरेक्टर डिविडेंड ना दें तो क्लेम कर सकते हैं। देखें, डायरेक्टर्स अगर डिविडेंड ना दें तो डायरेक्टर्स का इलेक्शन भी तो होना है ना, और उसके बाद हमने पढ़ना है कि शेयर होल्डर्स की पावर्स भी होती हैं, वो किसी डायरेक्टर को रिमूव करवा सकते हैं। डायरेक्टर का नाम तो आप पढ़ लेते हैं ना डायरेक्टर, लेकिन डायरेक्टर के पास बहुत टफ टाइम आता है, लोगों के पैसे लगे होते हैं, वो हर साल फिर आगे आपको यही पूछते हैं, हर एजीएम पे पूछते हैं, हाँ भाई बताओ प्रॉफिट नहीं हुए। ठीक है, डायरेक्टर को अगर पावर दी है ना, तो डायरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है? सुप्रीम पावर है शेयर होल्डर्स के साथ। वो डायरेक्टर को लगा तो देते हैं, फिर उससे परफॉर्मेंस भी क्लेम करते हैं। भाई डायरेक्टर्स पैसे दिए आप लोगों को कि आप डिसीजन मेकिंग करें हमारे पैसों के ऊपर, बताओ वो पैसे कहाँ लगाए और कितना प्रॉफिट कमाया। ये ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्टर जो है जी चुप ही रहे, डिविडेंड अनाउंस ही ना करे। यार शेयर होल्डर्स ने उसको पकड़ लेना, पूछना है कि हमारे पैसों का क्या किया तुमने। तो ये पावर जो है कि कितनी परसेंटेज देनी ये डायरेक्टर के पास है। चले ठीक है, इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इसको कंक्लूड करेंगे और डायरेक्टर्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।